चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमने इसका रोल डिस्कस करना है बेटा आज की क्लास में। प्रीवियस क्लास में हमने इसके डिटर्मिनेंट और सोर्स वगैरह डिस्कस कर लिया था, राइट। एंड टुडे विल हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल क्या होता है बेटा। तो बेसिकली वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ रोल्स आर देयर, ठीक है। तो जैसे कि इसका पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में लिखवाया था बेटा, तो एक बार और नोट कर लीजिए। चेंज इन इमोशनल and material environment of growth। पहला पॉइंट। दूसरा है बेटा हमारे पास हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास इनोवेटिव स्किल। नेक्स्ट वी आर हैविंग इनोवेटिव स्किल। फिर आता है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, ठीक है जी। तो ये चार तरह की सिचुएशन है बेटा जो हमें बेसिकली डिस्कस करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान सुनना, सबसे पहला है चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ द ग्रोथ। फिर आता है बेटा हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द फिजिकल कैपिटल, इनोवेटिव स्किल्स एंड हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी, राइट। तो इस पॉइंट को डिस्कस करना है बेटा डिटेल में हमें। तो फटाफट से आप एक एक करके इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वन बाय वन बेटा हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो फटाफट से लिखिए। दो सिचुएशन है, इमोशनल एनवायरमेंट बिकम conducive to growth as peoples tends to acquire growth oriented attitude and aspiration, पहला पॉइंट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन, मटेरियल एनवायरनमेंट वो मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम हेल्पफुल to growth as the society now possesses higher number of skilled and trained worker, ठीक है, टू implement the plans and programs of economic growth। चलिए बेटा बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनिएगा, सिचुएशन क्या है।
सबसे पहले कहते हैं सर, इमोशनल एनवायरनमेंट बिकम कंड्यूसिव टू ग्रोथ एज पीपल टेंड्स टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशंस। बेटा लॉजिकली एक बात बता दो, अगर एक सिचुएशन है जहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एवरीवन इज वेल एजुकेटेड स्किल्ड पर्संस हैं, राइट, डोंट यू थिंक वहाँ का एक एनवायरनमेंट में काफी चेंज होगा बेटा? लोग वर्क को लेके काफी एस्पिरेट होंगे, काफी वर्क ओरिएंटेड एटीट्यूड होगा बेटा उनका। तो ये एक तरह से इमोशनल एनवायरनमेंट, इमोशनली वो क्या होता है बेटा, इस पर्टिकुलर एक्ट से अटैच हो जाता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा, कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्ट को करता है या आप स्टडी करते हो तो आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, राइट, जिससे वो काम करने में बेटा आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए कहते हैं सर, इमोशनल एनवायरनमेंट को चेंज करने का काम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही है। दूसरा होता है मटेरियल एनवायरनमेंट बिकम helpful to growth as society now poses to high number of skilled and trained workers to implement the plan and programs, right? तो जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल सोर्स ज्यादा होता है, राइट, फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो बेटा उससे क्या होता है, हमारा एक एनवायरनमेंट, राइट, भाई हमारे इन्वायरमेंट में बेटा नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स का संख्या बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेटा हम अपने प्लान्स को और प्रोग्राम को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे कहते हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली दोनों इमोशनल एनवायरनमेंट और हमारा मटेरियल एनवायरनमेंट दोनों को ही चेंज करने में बेटा हेल्पफुल होता है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का रोल है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया बेटा, आई होप सो आपको समझ में आया हो, इसको प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, सेकंड पॉइंट, वो बात करता है बेटा हमारे पास हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ठीक है जी। तो इसको भी समझ लेते हैं एक बार, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी of physical resources, या यू कैन से फिजिकल कैपिटल, ठीक है। दूसरा आता है सर स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर एंड स्किल्ड वर्कर कैन certainly handle machine better than the others. So basically it enhance productivity, productivity and accelerate the growth या the pace of growth, ठीक है बच्चे। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। लॉजिकल बात है ना, फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया बेटा एक हमारी मशीनरी वगैरह रिसोर्सेस, ठीक है, उस रिसोर्सेस का बेटर यूज, राइट, कौन कर सकता है बेटा, एक स्किल्ड और एक स्पेशलाइज्ड पर्सन, जैसे कि बेटा एक स्पेशलाइज्ड इंजीनियर या फिर एक स्किल्ड वर्कर, जिस तरीके से मशीन को वो यूज करेगा बेटा, एक नॉर्मल पर्सन तो यूज नहीं कर सकता बेटा, राइट। तो जब उसको एक बेटर तरीके से यूज किया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं बेटा हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बेटा, जी बिल्कुल एनहांस होगी बेटा प्रोडक्टिविटी, और इकोनॉमी की ग्रोथ को बेटा एक पेस मिलेगा, एक रेस मिलेगी बेटा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है जी। तो ये पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आल्सो कंप्लीट है, राइट, जहां पर हमने बेसिकली देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से जो हायर प्रोडक्टिविटी है बेटा किसी फिजिकल रिसोर्सेज की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, तीसरा लिखो इनोवेटिव, इनोवेटिव स्किल्स, ठीक है। इनोवेटिव स्किल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि क्या कॉन्सेप्ट्स है।
तो लिखिएगा फटाफट से। कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट इनोवेशन। ठीक है, कहते हैं द अंडर करंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं द लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड, large number of skilled and trained personnel greater the possibilities of innovation in the area of production, in the area of production and related activities। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बताइए, इनोवेशन क्या काफी इंपॉर्टेंट है? इनोवेशन को बेटा हम एक कोर ऑफ ग्रोथ प्रोसेस मान सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी कंट्री बेटा इनोवेट करती है नई नई तकनीक्स को, नई नई कॉन्सेप्ट्स को, तो वहां पर बेटा हम उस कंट्री को बेसिकली ये कह सकते हैं भैया इस कंट्री में ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। इसराइल इज द एग्जाम्पल, इसराइल बेटा करंट एग्जाम्पल है जहां पर इनोवेशन बहुत ज्यादा होती है, राइट। और जितनी ज्यादा इनोवेशन होंगी बेटा उतनी ज्यादा ग्रोथ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनोवेशन कैसे होगी बेटा, कौन करेगा इनोवेशन? एक स्किल्ड पर्सन ही तो करेगा, एक ह्यूमन कैपिटल ही तो करेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट फैसिलिटेट करते हैं बेटा इनोवेशन को, जो कि अंडर करंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है, कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सनल, ग्रेट पॉसिबिलिटी होती है बेटा इनोवेशन इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिख लीजिएगा बेटा, राइट डाउन अ नोट पॉइंट। कहते हैं जी इनोवेशन जो होता है, इनोवेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, हमारा जो इनोवेशन होता है बेटा वो लाइफ लाइन होता है किसी भी ग्रोथ का। आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया हो बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बेटा हमारा रोल का, दैट इज हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। यहाँ पर पार्टिसिपेशन का बेसिक लॉजिक बेटा हम एम्प्लॉयमेंट से कह सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो, बाय एनहांसिंग, बाय एनहांसिंग productive capacities of the labor force, of the labor force, human capital formation induce greater employment। ठीक है जी, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं this increases the rate of participation, the rate of participation, ठीक है, and higher rate of participation, और जितना ज्यादा बेटा पार्टिसिपेशन होगा
greater degree of economic and social equality in the society। देखो बच्चों, कहता सर हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, कहते हैं बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स, यानी कि किसी भी लेबर फोर्स की बेटा प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अगर बढ़ा दिया जाए, और इसको बढ़ाने में बेटा सबसे बड़ा हेल्पफुल कौन होता है? ह्यूमन कैपिटल। तो इसलिए कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा किसी भी कंट्री में बेटा, वहां पर ग्रेटर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ठीक है, तो कहते हैं सर दिस इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अगर जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ज्यादा लोग जॉब करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे बेटा, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। उनके पार्टिसिपेशन के बढ़ने से बेटा उनका जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? इक्वालिटी में। यानी कि समाज में बेटा जब सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली एक इक्वालिटी क्या होगी बेटा, यहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है जी। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप सो आपको समझ में आई हो। ठीक है जी, इसको बेटा नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, चलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉब्लम, टॉपिक नंबर 4। ये टॉपिक नंबर 4 है बेटा, कहते हैं प्रॉब्लम फेसिंग, प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले बेटा राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा ब्रेन ड्रेन। ठीक है, तीसरा डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। फोर्थ वी आर हैविंग insufficient on the job trainings in primary sector, and the fifth one is low academic standards। जरा ध्यान से सुनिएगा, कहता प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। भारत में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटा क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? ठीक है, सबसे पहला आता है राइजिंग पॉपुलेशन, दूसरा आता है ब्रेन ड्रेन, तीसरा आता है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, एंड द लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। राइट, तो ये कुछ 5 समस्या है बेटा, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और भी प्रॉब्लम है बेटा, बट दीज आर द बेसिकली मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से भारत में बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब वन बाय वन बेटा इस पॉइंट को भी हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए फटाफट से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पहला पॉइंट, दैट इज राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो इसके बारे में लिख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले लिखिए रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन, रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन adversely affect the quality of human capital। बात भी सही है बेटा, जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा, राइट, वो हमारी ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है उसको क्या कर रही है बेटा? लो क्रिएट कर रही है।
ठीक है, इफेक्ट डाल रही है। दिस इज बिकॉज इट रिड्यूस पर हेड availability availability of the existing facilities relating to housing, sanitation, drainage, water system, hospital, education, power supply, etc. देखो एक सिंपल सा लॉजिक, सर जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है, बट पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बेटा डोंट यू थिंक अब रिसोर्सेस ज्यादा लोगों में बटेंगे? हाँ, तो पर हेड ये क्या रिड्यूस होता रहेगा जी, और जब पर हेड रिड्यूस होता रहेगा, क्या इसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा बेटा, राइट? मान लीजिए एक क्लासरूम की पढ़ने की कैपेसिटी है 40 लोगों की, 40 स्टूडेंट बेटा उसमें पढ़ सकते हैं, बट सडनली नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए बेटा 80। तो इज इट पॉसिबल कि उस रूम में मैं एलोकेशन कर सकता हूँ, राइट? तो कहीं ना कहीं बेटा वहां पर डिस्पर्जन क्रिएट होगी, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी धीरे धीरे क्या होगी बेटा, सॉरी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी धीरे धीरे क्या होगी बेटा, रिड्यूस होती रहेगी। तो कहते हैं रेपिडली राइज इन पॉपुलेशन, लगातार पॉपुलेशन का बढ़ना एडवर्स इफेक्ट डालता है बेटा द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी में एक एडवर्स इफेक्ट डालता है। दिस इज बिकॉज कहता है इट रिड्यूस द पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज रिलेटिंग टू हाउसिंग, सैनिटेशंस, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो सारी फैसिलिटीज हैं बेटा, अब ये पर हेड जब डिवाइड होंगी, बटेंगी, तो कहीं ना कहीं बेटा ये रिड्यूस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बच्चे? रिड्यूस हो जाएंगी, जिसका हमारी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो। बेटा प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए सेकंड सिचुएशन पे। सेकंड सिचुएशन कहती है हमारी ब्रेन ड्रेन की। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन बेटा एक तरह का माइग्रेशन है, एक तरह का माइग्रेशन है बेटा। देखो क्या होता है, कहते हैं माइग्रेशन ऑफ पर्सन। कौन से पर्सन सर? ठीक है, टू डेवलप्ड कंट्रीज इज अ सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। माइग्रेशन ऑफ पर्सन, सर कौन से पर्सन? तो यहां पर लिख लीजिएगा बॉर्न, एजुकेशन, या एक काम करना है इसको एजुकेटेड कर देना है बेटा। बॉर्न, एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड इन इंडिया। ठीक है जी, वो व्यक्ति जो भारत में पैदा हुए, भारत में एजुकेशन ली, भारत में ट्रेनिंग ली, बट लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू माइग्रेटेड टू द डेवलप कंट्रीज। और ये बहुत बड़ा सीरियस थ्रेट है बेटा
टू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए भारत में प्रॉपर तरीके से अगर किसी पर्सन को, राइट, उसकी क्वालिटी के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा बेटा, माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, जो पर्सन इंडिया में पढ़ा लिखा बेटा, उसको तो इंडिया में रहना चाहिए बेटा, बट दे बेसिकली माइग्रेटेड। क्यों माइग्रेट हो जाते हैं? कहते हैं दोज हु डिसाइड टू माइग्रेट, टू माइग्रेट आर पर्सन ऑफ हायर कैलिबर such as scientist, administrator, एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर। बेटा कोई लेबर क्लास पर्सन शिफ्ट नहीं होता है, एक्सेट्रा। बेसिकली दीज आर द हाई कैलिबर पर्सन जो कि माइग्रेट हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ा इशू है बेटा। ठीक है, कहते हैं हु डिसाइड टू माइग्रेट। माइग्रेट का डिसीजन कौन ले रहा है बेटा? पर्सन हु है हाई कैलिबर पर्सन। ठीक है, जैसे कि आपके साइंटिस्ट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, आपके एग्जीक्यूटिव्स हो गए, इंजीनियर हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोग बेटा बेसिकली माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन ड्रेन। कि पढ़ा लिखा यहाँ पर, पैदा यहाँ हुए, ट्रेन यहाँ हुए, बट शिफ्ट हो गए बेटा दूसरी डेवलप कंट्रीज में। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उन डेवलप कंट्रीज को मिलेगा बेटा। यस, तो इंडिया को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको सेकंड पॉइंट समझ में आया हो बेटा माइग्रेशन का। ठीक है, जो कि एक तरह से ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा बेटा फटाफट से। ठीक है जी, चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास डेफिशिएंट मैन पावर, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग क्या है जी? इसको भी पढ़ लेते हैं बेटा। तो लिखिए, नॉट इनफ efforts efforts have been made to maintain the demand supply balance of the ever rising labor force in the country. As a result, इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा? इंडिया is facing an explosive problem relating to graduate unemployed. देखो जी, कहते हैं इनसफिशिएंट या डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। मतलब क्या है इसका? बेटा लॉजिक तो ये बनता है कि जितने लेबर हो उतना ही वर्क हो। इसका मतलब से जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको सबको काम मिल रहा है, जो लोग ह्यूमन कैपिटल की स्किल्ड पर्सन है उसको काम मिल रहा है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसको हम एक तरह से मानेंगे कि हाँ जी ठीक है, हर काम प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। उतने ही लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बेटा जिनको काम मिल सकता है, यानी कि सरकार एक प्लानिंग के तहत काम कर रही है। बट सिचुएशन ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पर ग्रेजुएट तो लाखों लोग हो जाते हैं, बट उस लेवल का मार्केट में काम अवेलेबल नहीं रहता। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी, यानी कि एक तरह से डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग को डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है।
जी बिल्कुल। तो इस पॉइंट से बेटा ये समझ आता है कि जो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसका कारण एक ये भी है, राइट। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, ठीक है। देखो एनफ नॉट एनफ एस्टेब्लिश टेक टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस। डिमांड सप्लाई के बैलेंस को मेंटेन करने में बेटा हम असमर्थ रहे हैं। एवर राइजिंग लेबर फोर्स इन द कंट्री, और डे बाय डे बेटा हमारी लेबर फोर्स बढ़ती जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इंडिया फेस कर रहा है बेटा दैट इज एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम ऑफ द ग्रेजुएट अंडर अनएम्प्लॉयड। जो ग्रेजुएट है बेटा इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड उसकी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उसका कारण है कि सरकार की जो प्लानिंग्स है, राइट, मैन पावर को लेके वो प्रॉपर तरीके से फिटेड नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, राइट। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। एंड आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। प्लीज अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ लेना। फोर्थ पॉइंट पे आइए फटाफट से। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है जी इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है बेटा एग्रीकल्चर वाला बेसिकली, ठीक है। तो उस एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में बेटा ट्रेनिंग की कमी होने के कारण भी ये प्रॉब्लम है। कहते हैं प्राइमरी सेक्टर इज द बैकबोन, इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था की बेटा जो जिसे रीढ़ की हड्डी माना जाता है यानी कि बैकबोन माना जाता है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट received due attention in the area of प्रोफेशनल स्किल, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेगा बेटा। अगर मैं फार्मर्स की बात करूं, क्या फार्मर ट्रेंड होते हैं? ट्रेंड होते हैं या वो एक ट्रेडिशनल टेक्निक को ही फॉलो कर रहे होते हैं बेटा? उनके लिए कोई अलग से एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं बनाए जाते, कोई दैट इज एडल्ट प्रोग्राम नहीं बनाए जाते, कोई सेमिनार नहीं किया जाता उनको, मतलब नॉलेज नहीं दी जा रही है फार्मिंग की। मॉडर्न फार्मिंग को किस तरीके से करना है वो सारी नॉलेज देने में हम असमर्थ रहे हैं। तो जब प्राइमरी सेक्टर में ही जो कि एक तरह से बैकबोन कंसिडर करी जाती है बेटा इंडियन इकोनॉमी की, अगर वही बेटा हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, इनसफिशिएंटली काम कर रहा होगा बेटा, उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास फार्मर है उसको स्किल्ड फार्मर कहना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर बेटा ट्रेडिशनल टेक्निक को ही चल रहे हैं। अभी तक मॉडर्न टेक्निक की ट्रेनिंग किसी को नहीं मिली, ठीक है। इसमें सरकार की भी गलती है, राइट, कि उन्हें इस तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप करने चाहिए बेटा जो कहीं ना कहीं इन फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करें, राइट। इनको एक बेटर मॉडर्न टेक्निक मिलना बहुत जरूरी है बेटा, जिसकी ट्रेन करके बेटा ये आगे एग्रीकल्चर को बहुत आगे लेकर जा सके। तो कहते हैं सर प्राइमरी सेक्टर की इनसफिशिएंटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की वजह से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ पॉइंट एंड अगेन सिंपल पॉइंट था बेटा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे ये बेटा लो एकेडमिक सिस्टम, एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, हमारे जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं बेटा वो काफी लो हैं। आई होप सो कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है बेटा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो, ठीक है। कहते हैं इन आवर enthusiasm to spread higher education, we have opening many universities unmindful of their academic standard.
standards. Consequently, we have a large number of army of half-baked, graduated, and postgraduate whose deficient skills only. अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर बेटा एजुकेशन सेंटर्स तो बहुत सारे, देयर इज लॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एज वेल, स्कूल्स, कॉलेज, मैनी ऑफ देम, बहुत सारी हैं बेटा, बहुत सारे स्टाफ वहाँ पे काम भी कर रहा है। बट उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है उसकी वजह से बेटा, राइट, हमने एक ग्रेजुएट पर्सन की एक आर्मी, एक पोस्ट ग्रेजुएट की आर्मी को क्रिएट तो कर दिया। आर्मी का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर, आर्मी इन सेंस बेटा जो बॉर्डर पे खड़ा है वो आर्मी नहीं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, बट बेसिकली दे हैव नो एनी परफेक्ट स्किल्स, डेफिशिएंट स्किल्स उनके अंदर है। उसका कारण क्या है बेटा? क्या वो व्यक्ति उनके कारण है? नो सर, उसका कारण है एकेडमिक सिस्टम का काफी लो लेवल का होना। वक्त के साथ बेटा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड काफी पुराने चल रहे हैं बेटा, वो अभी तक चेंज नहीं हुए। तो जिनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, एंड आई होप सो जो न्यू इकोनॉमिक सॉरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है बेटा, शायद उसके लो एकेडमिक स्टैंडर्ड पे सरकार ने फोकस किया हो और वो बेटर तरीके से काम कर सके आगे चल के, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक सिचुएशन बेटा। तो ये 5 कारण थे जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट होने में इंडिया में काफी प्रॉब्लम फेस करता है। एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है जी। तो फटाफट से एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट से। एजुकेशन, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। एजुकेशन को क्या माना गया जी? एक एसेंशियल एलिमेंट। तो रेफर बुक, और ये आपको करना है रीड ऑनली। इसको मेरा पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है बेटा, एक एसेंशियल एलिमेंट टाइप है जो आपको सिर्फ रीड करना है। इसमें से एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए, डेटा वगैरह। और जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा बेटा, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ। पीडीएफ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से उससे नोट्स करके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले टॉपिक को। अब भाई एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि अगेन एक रीडेबल कॉन्सेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। कहते हैं एजुकेशन स्टिल, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन। हालांकि ये जब आप एजुकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ थिंग्स, अगर लॉजिकली बात बताऊं, ये आपको पता भी है कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। तो सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, ठीक है, अनपढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा होना, क्या एजुकेशन का फेलियर है? हाँ। तो सर अभी इसमें काफी कुछ करने की जरूरत है। इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन, जो भारत में वोकेशनलाइजेशन है बेटा, वो काफी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है। जेंडर बाइज्ड बेटा, वैसे आज तो उतना नहीं होता, बट स्टिल जेंडर बाइस इज प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। लो रूरल एक्सेस लेवल, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो एजुकेशन में थोड़ा कम इन्वॉल्वमेंट है बेटा उनका। और प्राइवेटाइजेशन, इसके ऊपर तो क्या ही बोले बेटा, प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन में हाल है उसका बहुत बुरा हाल है। और फिर कहते हैं लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, सरकार का एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करना, ये भी एक तरह का बेटा चैलेंज बना हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो आज इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं बेटा, दीज आर द बेसिक पॉइंट, आप इनको सिर्फ लर्न कर लेना। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट,
तो जब नंबर ऑफ इलिटरेट की संख्या बहुत ज्यादा है बेटा, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर क्या करने की जरूरत है बेटा, एजुकेशन में और बदलाव करने की जरूरत है बेटा, जिससे इलिटरेसी का लेवल कम हो। ठीक है, फिर कहते हैं वोकेशनलाइजेशन की इनइक्वालिटी, सॉरी, इनएडुकेटिंग। इनएडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में ना होना। जेंडर बाइज्ड, जेंडर बेस्ड बेटा वैसे तो खत्म हो चुका है, पर प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुआ है आज भी बेटा। जेंडर बाइस की कहीं कहीं पर सिचुएशन देखे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास लो रूरल एक्सेस लेवल। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं बेटा, वो कम पढ़ते हैं, तो उनके अंदर एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, ये भी एक तरह का चैलेंज है। प्राइवेटाइजेशन बेटा, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली देखो, प्राइवेटाइजेशन का मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया होता है, बट एजुकेशन को भी बिजनेस की तरह ट्रीट करना, ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की एक खामी है बेटा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देने से एजुकेशन नहीं प्राप्त होती है। एजुकेशन के लिए बेटा एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, राइट। और एक रीजनेबल फीस होनी चाहिए बेटा। जहां पर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर रीजनेबल फीस तो नहीं होती है बेटा, दे बेसिकली चार्ज अनरीजनेबल फीसेस। लास्ट है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन। सरकार का एजुकेशन के ऊपर कम खर्चा करना, ये भी एक तरह का चैलेंज है बेटा हमारे एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। विद दिस द चैप्टर नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 8 बेटा हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई हूँ। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो टुडे क्लास इज ओवर हियर। ठीक है बेटा, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।